तो क्या ऐसे में लगता है कि पसमानदाओं को साधने के लिए बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली दी जा रही है? सिर्फ एक ही योजना क्यों, सरकार तो सालों साल सिर्फ चुनाव ही लड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी या चाहे मुख्यमंत्री योगी जी चुनाव लड़ने के अलावा दूसरा कोई काम भी करते हैं क्या? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं करते। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने की कोई बात नहीं करती। सरकार अगर उन्हें सुविधा दे रही है तो 72 रुपये प्रति पावरलूम की व्यवस्था को बहाल कर दे, वरना ये 400 रुपये देने की बात हो रही है। ये बुनकरों के साथ छलावा है, धोखा है। सरकार कभी बुनकरों का भला कर ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बुनकर है ही नहीं। उन्होंने एक भरी सभा में नारा लगाया, मरे मुलायम कांसी राम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो इसे कितना सही मानते हैं? वो संत की भाषा नहीं है, और ये संत अब अपनी संतई छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं चुनाव की, और इस तरीके से ये लोग लगाए गए हैं। मैं इसकी कटी निंदा करता हूँ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संतों को नहीं करना चाहिए। और इस सरकार ने नाम बदलने के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में विषय वस्तु परिवर्तन करने में दूसरा क्या है? इनको इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देना है, इनको फैजाबाद का नाम अयोध्या कर देना है, और इनको मुगलों का इतिहास बदल देना है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जज्बाती कार्ड खेलना चाहती है। हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा उसके पास चुनाव में जाने का कोई एजेंडा नहीं है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बातचीत करने का जो मौजू है, जो विषय है, वो ये है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ दौरे पर हैं, और इस दौरान कई सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण भी होगा और तमाम चीज़ें होंगी। बातचीत का जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि बुनकरों को सरकार ने फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध करा दी है। जो लंबे समय से एक मांग चलती आ रही थी बुनकरों को लेकर के कि उनको फ्लैट रेट पे बिजली दी जाए, नहीं तो बुनकर धंधा पूरी तरह से बदहाली का शिकार हो जाएगा। उस पर सरकार राजी हो गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके क्षेत्र की खासतौर पे जो विधानसभा है मुबारकपुर, अगर उसकी बात करूँ तो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पे सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, अन्य जगहों के लिए भी है, बड़ा कदम उठाते हुए फ्लैट रेट पे बिजली का दर निर्धारित कर दिया है। तो जो बुनकरों की मांग थी सरकार ने पूरी कर दी है। ऐसे में इसे किस तरह से देखते हैं आप? बुनकरों की लंबे समय से मांग थी कि पहले से चली आ रही फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था को बहाल कर दिया जाए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तो बुनकर कारोबार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की व्यवस्था कराई थी, और 72 रुपये प्रति पावरलूम बुनकरों को बिजली दी जाती थी। तो बुनकरों को काफ़ी सुविधा भी रहती थी जी, और उनके कारोबार भी ठीक ठाक चल रहे थे जी। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार बुनकरों के सामने संकट पैदा हो रहे हैं। पहले जीएसटी लगा करके पावरलूम और हैंडलूम कारोबार को सरकार ने चौपट करने का काम किया, और फिर 72 रुपये बिजली बिल की व्यवस्था को ख़त्म करके बुनकरों को पेट पे लात मारने का काम किया है। लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। एक विधायक के रूप में मेरे क्षेत्र में भी आप जानते हैं कि बुनकर बहुल मेरा इलाका है, और पावरलूम हैंडलूम के कारोबार मेरे क्षेत्र में होते हैं। दूसरे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी विधानसभा के अंदर इस मांग को मजबूती के साथ उठाया कि बुनकर का जो क्षेत्र है, कृषि के बाद यही एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम करता है। और सरकार की इस पॉलिसी से गरीबी पैदा होगी, बुनकर बेरोजगार होंगे, लोगों में हताशा पैदा होगी, और बुनकर भाइयों के सामने भुखमरी का आलम पैदा हो जाएगा। नहीं, जो ये रेट की बात है सर, बता रहा हूँ सर, लेकिन सरकार ने हमारी बातों को दरकिनार करते हुए एक नहीं सुनी, और इधर
जो उन्होंने कहा है कि हम फ्लैट रेट पर बिजली दे रहे हैं, तो फ्लैट रेट किसे कहते हैं? हमारी मांग थी कि जो पुरानी व्यवस्था थी 72 रुपये प्रति पावर लूम, उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब 400 रुपये प्रति पावर लूम के हिसाब से एक बुनकर को आप फ्लैट रेट बता रहे हैं, तो 400 रुपये किसी बुनकर की देने की हैसियत रह गई है क्या? नहीं, जैसे जब 72 रुपये तय हुआ था, जब उसका निर्धारण हुआ था 72 रुपये, तब महंगाई का स्तर कुछ और था, तो मजदूरी भी कुछ और थी। अब मजदूरी भी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है, दोनों का समन्वय साथ साथ हो सकता है। सवाल यहाँ ये है कि इस चीज़ को आप महंगाई के दर से न देखिए, इसलिए कि ये तो बुनकरों को कल्याण के लिए दिया जा रहा है, उनकी भलाई के दिया जा रहा है, और इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। तो जो वर्तमान में मार्केट है, आज की तारीख में बुनकर का कारोबार काफ़ी घाटे में चल रहा है। तो सरकार अगर उन्हें सुविधा दे रही है तो 72 रुपये प्रति पावर लूम की व्यवस्था को बहाल कर दे, वरना ये 400 रुपये देने की बात हो रही है, ये बुनकरों के साथ छलावा है, धोखा है। सरकार कभी बुनकरों का भला कर ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बुनकर है ही नहीं है, वो तो उनके साथ छलावा कर रही है, धोखा कर रही है। समाजवादी द्वारा दी गई व्यवस्था को भंग करके अपनी नई व्यवस्था चालू कर रही है। मंत्री दानिश आज़ाद ने कहा कि सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, इससे बुनकरों का फायदा होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार छलावा कर रही है। बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है। 72 रुपये प्रति पावर लूम की जगह पर 400 रुपये प्रति पावर लूम आपने बिजली बिल बढ़ा दिया, तो ऐतिहासिक फैसला तो ही है। हम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुनकरों के हक में ऐतिहासिक फैसला करेगी और पूर्ण रूप से इस कारोबार को चौपट करेगी। बुनकरों का भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने वाला नहीं है। दानिश साहब चूँकि भाजपा के नेता हैं, इसी काम के लिए वो लगाए गए हैं कि बुनकरों में जा करके पसमादा करके लोगों में बंटवारा करो, और ताकि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो। तो दानिश साहब अपना काम कर रहे हैं, इससे बुनकरों का कोई भला होने वाला नहीं है। यह सरकार का फैसला पूर्ण रूप से बुनकरों के साथ छलावा है, धोखा है। आपने पसमानदा समाज की बात कही। अक्सर मोदी जी अपने आजकल के भाषणों में पसमानदा समाज की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जब ऐसे में सारी पार्टियां चुनावी मोड में जा चुकी हैं, 24 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने की उम्मीद है, लोग ऐसा आशंका जता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये 24 के चुनाव को देख करके बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध करा देना, इस तरह का फैसला हुआ है? क्योंकि जो बुनकर बाहुल्य इलाका है आपका, या वाराणसी वगैरह जैसे क्षेत्रों में, मऊ की बात करें, तो वहाँ पे ज़्यादा पसमानदा मुस्लिम ही बुनकर समाज के लोग हैं। तो क्या ऐसे में लगता है कि पसमानदाओं को साधने के लिए बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली दी जा रही है? सिर्फ एक ही योजना क्यों, सरकार तो सालों साल सिर्फ चुनाव ही लड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी या चाहे मुख्यमंत्री योगी जी, चुनाव लड़ने के अलावा दूसरा कोई काम भी करते हैं क्या? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं करते। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने की कोई बात नहीं करते। शैक्षणिक संस्थानों की हालत ख़राब हो रही है, कापी किताब के दाम बढ़ रहे हैं, उसको रोकने की कोई बात नहीं करते। तो ये सरकार, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो सरकार तो सालों साल सिर्फ चुनाव लड़ने का काम करती है। और ये जितने भी दौरे हो रहे हैं, जितनी भी इनकी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यह सब चुनाव को देखते हुए चलाई जा रही हैं। चुनाव के बाद कुछ हो सकता है? चुनाव के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। कोई पहला चुनाव है क्या? इनको 14 के चुनाव में देखा गया, इनका 15 लाख आता रह गया, काला धन आता रह गया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलती है। एक विधायक के तौर पे आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आपको क्या आशंका है कि चुनाव के बाद ये जो हुई है तब्दीली, वो फिर से जो पुरानी दरें थी उस रेट से वसूला जाएगा बुनकरों से? नहीं, पुरानी दर तो वही 72 रुपये प्रति पावर लूम है, सामान्य रूप से जो पिछले समय चल रही थी इस घोषणा के पहले। 400 रुपये होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये पिछली दर के ही बराबर है, इसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया। चाहे पिछली दर आप ले लीजिए, चाहे 400 रुपये प्रति पावर लूम लीजिए, इससे कोई भला नहीं होने वाला बुनकर भाइयों का। इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। और हम लोग लगातार इस बात को संघर्ष करेंगे, विधानसभा चलेगी, फिर हम सवाल करेंगे कि आखिरकार 72 रुपये देने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपने कहा था कि हम बिजली फ्री कर देंगे लोगों को, और आप 72 रुपये की जगह 400 रुपये प्रति पावर लूम बुनकरों से वसूली कर रहे हैं, तो कहाँ से भला होने वाला है? और मैं एक बात कह दूं आपसे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार इस मोर्चे पर काम करना जब शुरू किया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और आने वाले
2024 में बड़ी चुनौती बनकर के खड़े हो रहे हैं, तब इस तरह की योजनाएं दबाव में सब हो रही, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की, कापी किताबों की बात की, तो आजकल एक मामला बड़ा गरमाया हुआ है विधायक जी। मामला ये है कि एनसीईआरटी के बुक से मुगलों का इतिहास हटा दिया गया। और मज़े की बात तो यह है कि कल एक पत्रकार साथी ने जब मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी से इस विषय में पूछा, जब वो आह्लादित थे, खुश होकर के वो बता रहे थे कि सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली उपलब्ध करा दी, उन्होंने पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर कर दी कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, जबकि ये सबको पता है। आपका क्या कहना है इस मामले में? हो सकता है कि दानिश अंसारी साहब को न जानकारी हो या वो जानना नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जानना ना चाहते हों, कुछ चीज़ें वो जानना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि कुछ चीज़ें अगर जान जाएंगे तो भाजपा की हकीकत खुल जाएगी और उनकी भी हकीकत खुल जाएगी। और इस सरकार ने नाम बदलने के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में विषय वस्तु परिवर्तन करने में दूसरा क्या है? इनको इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देना है, इनको फैजाबाद का नाम अयोध्या कर देना है, और इनको मुगलों का इतिहास बदल देना है। क्या फायदा होगा इससे? इस भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जज्बाती कार्ड खेलना चाहती है। हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा उसके पास चुनाव में जाने का कोई एजेंडा नहीं है। मैं कहता हूं, तो एक तरफ तो सरकार जो है केंद्र की जो सरकार है वो भी मुसलमानों से बड़ा प्रेम दिखा रही है। मोदी जी लाल किले की प्राचीर से पसमानदा मुस्लिमों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मन की बात उर्दू में छपवा रहे हैं, तो फिर मुगलों का इतिहास क्यों हटा रहे हैं? मन की बात उर्दू में छपवा रहे हैं, वो जानते हैं कि पसमानदा भाइयों ने या मुसलमान भाइयों ने एकजुट होकर के इस सरकार को हटाने का निर्णय ले लिया है। और अगर आने वाली पीढ़ी को पुराना इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा तो भविष्य की आधारशिला कैसे तैयार होगी? तो हमें इतिहास तो जानना ही चाहिए। तो वो पूरे इतिहास को चौपट करना चाहते हैं ताकि लोगों को पिछली जानकारी ना हो पावे। हम कहते हैं कि आप क्यों ऐसे इससे परेशान हैं? इतिहास जान करके ही तो भविष्य की नींव खड़ी होगी। तो इनको नाम बदलने में और हर चीज़ में सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया कि 2024 में दोबारा इनको आने नहीं देना है। इस आशंका से भयभीत होकर के बार बार ये मुसलमान भाइयों का नाम लेते हैं, चाहे लाल किला से ले हों या मन की बात में लें। इनके मन में छलावा है, धोखा है। अब सरकार यही सब करेगी और इनके चक्कर में कोई पड़ने वाला नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अभी कल ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया, और जाहिर सी बात उन्होंने कुछ ढंग का काम किया होगा, अच्छा काम किया होगा, जिसको समाज ने या राजनीतिक दलों के लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया होगा, सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया होगा, तभी जाकर के सम्मान मिला उनको। मानवर कांसीराम जी के समय में मुलायम सिंह यादव जी का जब गठजोड़ हुआ तब एक नारा चला था, मिले मुलायम कांसीराम, और आगे की लाइन मतलब ठीक है, चुनावी समय में लोगों ने जैसे तैसे कहा। मायावती जी ने अब उस चीज़ को कहा है कि ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया था, ये समाजवादियों की शरारत थी, करतूत थी। बहरहाल अब एक संत हैं, संत भी बढ़ गए हैं, अलग अलग दलों के हो गए हैं। एक संत हैं, उन्होंने एक भरी सभा में नारा लगाया, मरे मुलायम कांसीराम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो इसे कितना सही मानते हैं? एक संत को क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? प्रेम से बोलो जय श्री राम तो अच्छा लगता है जी, बिल्कुल। और सभी लोग अपने अपने धर्मों की बात बोलें, यह देश के हित में है। लेकिन एक लाइन जो उन्होंने पहले ही बोला है वो संत की भाषा नहीं है। और ये संत अब अपनी संतई छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं चुनाव की, और इस तरीके से ये लोग लगाए गए हैं। मैं इसकी कटु निंदा करता हूँ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संतों को नहीं करना चाहिए जिससे हमारे हिंदू धर्म की छवि जनता के बीच में गलत जाए या गिरे। तो ऐसे संतों को अपनी ऐसे में जो ओबीसी समाज है उसकी या दलित समाज की भावनाएं आहत नहीं होंगी कि उनके एक चिंतक के, उनके एक महापुरुष के बारे में इस तरह से कहा जाए? सबकी भावनाएं आहत हैं, और आज नेताजी भी नहीं हैं और कांसीराम जी भी नहीं हैं। दोनों विभूतियों ने देश के अंदर गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक में जो लड़ाई लड़ी है, पूरा देश चाहता था कि इनको भारत रत्न दिया जाए जी। और उस दबाव में सरकार ने उनको पद्म विभूषण दे करके निपटाने की तौर तरीके से ये काम किया है। हम नेताजी को चाहते हैं कि भारत दिया जाए,
और जो लोग भी इस तरह की भाषा बोलते हैं उसकी कट निंदा करते हैं। नेताजी और कांशीराम बहुत बड़े नेता थे और इन लोगों ने समाज के जो किया है वह अब हो पाना बड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास उनकी ज़बान हमेशा इस तरह से निकलती है ताकि समाज के बीच में नफरत पैदा हो। एक आखिरी सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। कल आपके मुबारकपुर विधानसभा के लिए आजमगढ़ ज़िले में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिरकत करेंगे। कई हज़ार करोड़ के शिलान्यास मतलब योजनाओं का वहाँ पे क्रियान्वयन होगा, शिलान्यास होगा, घोषणाएँ होंगी। क्योंकि आजमगढ़ की 10 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पूर्वांचल को लेकर के, खास करके आजमगढ़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसका तोड़ समाजवादी पार्टी के लोगों के पास है, क्योंकि वहाँ पे जो उपचुनाव हुआ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ चुने गए हैं। कल जो जनसभा होने जा रही है आजमगढ़ में वह चुनाव से पहले की जनसभा है और पूर्ण रूप से चुनावी जनसभा है जी। उसमें चाहे जितनी योजनाओं का ऐलान हो जाए कोई योजना ज़मीन पर उतरने वाली नहीं है। वहाँ 1 साल से लगातार अपनी ज़मीन बचाने के लिए हवाई अड्डे पर किसान आंदोलन और धरना चला रहे हैं। अगर जनता के हक में काम करने के लिए लोग जा रहे हैं तो सिर्फ उसी का ऐलान कर दें कि आपकी ज़मीनें नहीं ली जाएंगी तो हम समझ जाएंगे कि ये कुछ जनता के हक में करने के लिए जा रहे हैं। ये चुनावी जनसभाएं होती रहेंगी, इनका कोई महत्व नहीं है। और आजमगढ़ जनपद में मेरे पूछने का बस तात्पर्य इतना था कि आजमगढ़ को लेके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी बड़े मतलब विचार कर रखते थे कि अगर इटावा मैनपुरी मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन। अखिलेश यादव भी कमोबेश यही सोचते हैं। तो उस आजमगढ़ में कैसे आप लोग अपने आप को मजबूत करेंगे ताकि जो लोकसभा चुनाव हो उसमें मजबूती के साथ आप लोग वापसी कर सकें? आजमगढ़ जनपद में हमेशा समाजवादियों की गहरी पैठ रही है और देश में सत्ता परिवर्तन में भी और राजनीतिक परिवर्तन में भी आजमगढ़ के लोगों का बड़ा रोल रहा है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, मनीषियों, तपस्वियों, किसान मजदूरों की धरती है आजमगढ़। और आजमगढ़ ने इस बार अपना रोल अदा करने का निर्णय ले लिया है। 2024 में कोई दाल नहीं गिरने वाली है और कोई गलती नहीं होने जा रही है, बल्कि दोनों सीटें पार्लियामेंट की समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। दोनों की दोनों कोई चांस नहीं दूसरे के लिए कोई मौका नहीं है। और अंदर अंदर सारी योजनाएं बनती हैं, संगठन हमारा काम कर रहा है, विधायक हमारे अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, जन सुनवाई करते हैं। समाजवादी दिखाई नहीं देते सड़कों पे, वो मुलायम सिंह यादव के दौर वाले समाजवादी नहीं रहे। अगर वो हमें नहीं देखते हैं तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम नहीं दिखाई देते हैं तो अच्छी बात है। जिन्हें हमें देखना है वो देखते हैं। हम लोग तो रातों दिन जनता में ही लगे रहते हैं, काम भी करते हैं जो हमारा काम है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें नहीं देख पा रहे तो अच्छी बात है। तो भैया ये हैं मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव, बुनकर बहुल क्षेत्र से आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बात कर लिया जाए कि सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया है कि बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली उपलब्ध कराएंगे। इसी मसले पे हमने बातचीत किया और बहुत सारी बातें भी हमने कर ली। और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव के विषय में भी चर्चा हो गई, कांशीराम जी के विषय में भी चर्चा हो गई। और जिस तरह से नेताजी ने अंत में कहा कि 2 की 2 आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों पे किसी की दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने जिस तरह से हुंकार भरी है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये बताएं कि किस तरह से इनका दावा जिस तरह से कर रहे हैं कितना मजबूत आपको दिखाई देता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।